नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की कौन सी 8 मई हो गई है, ठीक है। और ये 8 मई से करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जो कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो फिर डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगी अब डेली हल करवाया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखेंगे सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक क्या है कि संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो देखते हैं कि हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, किसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक पेपर में चिंता व्यक्त की गई है कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में नए टीबी के मामलों की साप्ताहिक पहचान में 75% की क्या हुई है, कमी आई है। कितनी, 75% पहचान में क्या हुई है, कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO द्वारा प्रकाशित पेपर का शीर्षक जो है 2020 यानी 2020 में वैश्विक स्तर पर टीबी से होने वाली मौतों पर कोविड-19 महामारी की पूर्व निर्धारित प्रभाव है। इस पेपर में बताया गया है कि 22 मार्च के बाद जो है 3 हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों की संख्या साप्ताहिक तौर पर औसतन 11,367 थी। 22 मार्च के बाद जो है 3 हफ्तों के दौरान रिपोर्ट किए गए टीबी के मामलों की संख्या साप्ताहिक तौर पर कितना, 11,367 थी, जबकि लॉकडाउन के पहले सप्ताह में किए गए मामलों की संख्या औसतन 45,875 थी, साप्ताहिक थी, ठीक है। गौरतलब है कि ये आंकड़े देश भर में जो है राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से के संबोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी RNTCP के अंतर्गत बनाए गए एक पोर्टल निक्षय, कौन सा, एक पोर्टल निक्षय पर दर्ज किए गए टीबी के मामलों पर आधारित है। संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, तो क्या है कि 26 मार्च 1997 को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP को जो डाट्स प्रणाली के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह 1 लाख से अधिक रोगियों का इलाज कर अब तक करीब 15.75 लाख से अधिक लोगों को इस रोग से बचाया जा सका है। वर्तमान में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन दी जाने वाली खुराक के स्थान पर इसे प्रतिदिन देना क्या निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य है टीबी रोगियों को इथेन ब्यूटॉल की प्रतिदिन एक सुनिश्चित खुराक देकर इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। अब देखते हैं निक्षय पोर्टल क्या है। तो यह जो है एक वेब पोर्टल है जिसका उपयोग प्राधिकारी वर्ग यानी किससे है, RNTP से जुड़े फंड उपचार के लिए परिमाण और स्वास्थ्य प्रदाताओं को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इस पोर्टल का उपयोग यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और देश भर में पंजीकृत निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस यानी 2020 यानी 2020 यानी वर्ल्ड अस्थमा डे यानी विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस को कब, प्रत्येक मई महीने के मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को यानी 2020 को मनाया गया। 5 मई 2020 को इसको मनाया गया। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की, तो इस वर्ष की विश्व अस्थमा दिवस की थीम जो थी एनफ अस्थमा डेथ, ठीक है,
इस वर्ष की क्या थी, एन ऑफ अर्थमा डेथ्स थी इस वर्ष की थीम यानी 2020 की। उसका उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य मनाने का, तो इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारियों देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है, इसलिए मनाया जाता है। इसकी मुख्य बिंदु क्या रही, तो वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA ने इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जो विश्व भर में लगभग 235 लोग क्या है, 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, तो इससे जो है वर्ष 1993 में अस्थमा के लिए वैश्विक पहल के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल हार्ट और लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो देखते हैं कि यह बायोमेडिकल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्राथमिक एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी। इसकी स्थापना अमेरिका में कब हुई थी, 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैरीलैंड यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, तो ये क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वेथेस्डा में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के तहत तीसरा सबसे बड़ा संस्थान। इसका गठन जो है 1948 में किया गया था। निम्नलिखित मुद्दों से निपटने के लिए प्रति वर्ष वित्तीय आवंटन करने का कार्य सौंपा गया इसको। रोग का विकास एवं प्रगति, रोग का निदान, रोग चिकित्सक जो है, रोग चिकित्सा, रोग प्रतिरक्षण क्या, रोग प्रतिरक्षण, अमेरिकी जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विषमताओं में कमी लाना है इसका उद्देश्य। और क्या है कि अमेरिका शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाना है और यह विश्व भर में जो है फैले हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थमा से संबंधित चिकित्सीय दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो अस्थमा क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके यानी अस्थमा क्या चीज़ है, तो अस्थमा फेफड़े की एक पुरानी बीमारी है। क्या है, अस्थमा की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण रोगी सांस लेने में समस्या होती है। यह गैर संचारी रोग में से एक है। इस बीमारी के दौरान श्वास मार्ग में सूजन से सीने में जकड़न, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह लक्षण आवृत्तियों, गंभीरता यानी फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी में भिन्न होती है। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, किंतु अगर सही समय पर इलाज के साथ इसका प्रबंधन किया जाए तो नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में अस्थमा की स्थिति जो है, भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क अस्थमा से प्रभावित हैं। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि आर्कटिका एम क्या है ये, तो हाल ही में रूस की जो है लाओस्किन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि रूस जो है इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, यह जो है रूस द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक उपग्रह है। पहला आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान जो वर्तमान में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण से गुजर रहा है को वर्ष 2020 के अंत तक दूसरा आर्कटिक एम उपग्रह भी जो अभी शुरुआत
शुरुआती विकास के चरण में का प्रक्षेपण 2023 में किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा, तो इसको 2023 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस उपग्रह को फ्रीगेट बूस्टर के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। का महत्व क्या है कि रूस का उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किमी तक विस्तृत है और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हुए रूस की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्कटिक एम एक रिमोट सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह है। क्या है? एक रिमोट सेंसिंग एवं आपातकालीन संचार उपग्रह है। या पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। इस डेटा की मदद से जो मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता तथा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तित का बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी। अब देखेंगे लास्ट टॉपिक क्या है आज की, तो देखते हैं कि सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान। तो क्या है ये अभियान, इसके बारे में जानते हैं कि पिरामल फाउंडेशन, कौन सा? पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान प्रारंभ किया। तो इसका उद्देश्य क्या है प्रारंभ करने का? तो इस अभियान का उद्देश्य जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निवारक उपायों, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मुख्य बिंदु इसकी रहे तो इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 25 आकांक्षी जिलों में जो है 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। यह अभियान जो है वरिष्ठ नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुंच और कोविड-19 लक्षणों की शुरुआती पहचान और ट्रैकिंग पर केंद्रित है। नोट में देखते हैं कि पिरामल फाउंडेशन पिरामल समूह यानी पिरामल ग्रुप की लोकोपकारी शाखा है। पिरामल समूह एक विविध वैश्विक व्यापार समूह है। तो अभी हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 8 मई से रिलेटेड थी। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखेंगे सर्च करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।